नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का मॉक टेस्ट का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको 15 क्वेश्चन अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबे समय से देखा गया है कि लगातार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए वीडियो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन विल नेट एसेट वैल्यू ऑफ दी सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो टू बी डिस्क्लोज। देखो, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो एक बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं वो हम एक और वीडियो इसमें शॉर्ट बना के आपको डाल देंगे, 2 मिनट का ही। तो सेग्रीगेटेड जो पोर्टफोलियो है उसकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो कब डिस्क्लोज की जाती है। तो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए है डेली आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, दूसरा ऑप्शन है नेवर, कभी भी नहीं, तीसरा है वीकली आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, मतलब हर हफ्ते में, और एवरी मंथ अलोंग विद द फैक्ट शीट। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसमें से क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? और इसका सही आंसर है डेली आफ्टर द क्रेडिट इवेंट। डेली जो भी टाइम होता है, मान लो जैसे शेयर मार्केट है 9:30 पे ओपन होता है और 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 पे क्लोज होता है। तो 3:30 पे सारे स्टॉक्स एक क्लोजिंग टाइम लेते हैं और उसके बाद सारे डिस्क्लोज कर देते हैं, ठीक है, कौन सा शेयर कहां क्लोज हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द लॉकिंग पीरियड एप्लीकेबल इन केस ऑफ यूनिट ऑफ लिक्विडिटी लिंक सेविंग स्कीम ELSS। सबसे पहले ELSS होता क्या है? ELSS होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, और इसकी ना एक फिक्स मैच्योरिटी टाइम होता है, ठीक है, एक लॉकिंग पीरियड होता है इसमें। ये मिनिमम लॉकिंग पीरियड है, इससे पहले आप इसको खत्म नहीं कर सकते, रिडीम नहीं कर सकते। तो इसके 3 ऑप्शन दे रखे हैं। देयर इज नो लॉकिंग इफ वन हैज नॉट अवेयर्ड द टैक्स एग्जम्पशन। अगर कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं ले रहा तो उसके लिए कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, पहला ऑप्शन। दूसरा है 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है, इस पे ध्यान देना है, ईच इंडिविजुअल यूनिट। और तीसरा है the year from the date of investment even in case of subsequently purchase। एक तीसरे वाले में क्या बोल रहा है, the year from the date of investment even in case of subsequently purchase, मतलब दूसरे वाले में तो ये बोल रहा है 3 year from the date of allotment of each individual unit, मतलब एक आपने इस महीने एक खरीदा तो उसकी वहां से 3 साल, अगले महीने खरीदा उसकी वहां से 3 साल। और जो तीसरा ऑप्शन बोल रहा है वो कह रहा है कि उसके बाद चाहे कुछ भी खरीदते रहो, जो पहले वाले की डेट होगी लॉकिंग पीरियड वही सबका होगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है बी, इंडिविजुअल यूनिट। आपने 4 ELSS खरीदे हैं तो चारों की डेट वहां से स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपीयर्स अगेंस्ट द रूलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी कैन बी मेड विद द। अपीयर अगेंस्ट मतलब हम कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं अगेंस्ट किसके? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्यों हो रहे हैं? कोई भी कंप्लेन हो सकती है। अब मेरी कंप्लेन थी, मैं गया AMC के पास, मतलब जो मेरी म्यूचुअल फंड कंपनी, उसने सॉल्यूशन नहीं किया, मैं उनके हायर लेवल तक गया, सॉल्यूशन नहीं मिला, तो मैं कहां गया कंप्लेन करने के लिए? फिर सेबी के पास। मैंने सेबी को कंप्लेन लगाई कि ये मेरी जो AMC है ऐसे ऐसे मेरे साथ मेरा सॉल्यूशन नहीं कर रही, लेकिन सेबी ने भी उसका सॉल्यूशन नहीं दिया। तो अब सेबी की भी मैं कंप्लेन कर सकता हूं, तो वो कहां करेंगे हम कंप्लेन? तो इसमें 4 ऑप्शन है कि स्टॉक एक्सचेंज में पास करेंगे, दूसरा है सिक्योरिटीज एपिलिएट ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, चौथा तीसरा है C कंपनी लॉ बोर्ड के पास जाएंगे, और D है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? देखो, स्टॉक एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स का काम करता है। चौथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें 2 पे डाउट हो रहा है, या तो सिक्योरिटी एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास या कंपनी लॉ बोर्ड के पास। तो देखते हैं इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल। सेबी से ऊपर जो है ना, हम जब जाते हैं तो सिक्योरिटी एपिलेट ट्राइब्यूनल है, वो इसके पास हम अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये ध्यान में देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, if the complaint of mutual fund unit holder has not been resolved by the asset management company, she or he can approach the। अब देखो पिछला क्वेश्चन क्या था कि अगर सेबी सॉल्यूशन नहीं कर रहा, तो यहाँ पर क्या है, सेबी से नीचे। पहले हम कहाँ जा रहे हैं, जब भी कोई कंप्लेन होती है तो सबसे पहले हम कंपनी पे ही करते हैं। आपके बैंक से आपकी कई बार कंप्लेन हुई होंगी तो आप सीधा आरबीआई के पास थोड़ी जाते हो, पहले बैंक में ही जाते हो। तो सेम यहाँ पर क्या जा रहा है, पहले एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब वो उस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास उसने कंप्लेन करी लेकिन उसको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला, तो अब वो नेक्स्ट कहाँ जाएगा। तो पिछला क्वेश्चन आपने देखा तो नेक्स्ट आपको आंसर पता होगा। इसमें ए इसने दे रखा है ऑप्शन में कस्टोडियन, बी दे रखा है कंपनी लॉ बोर्ड, सी दे रखा है आरबीआई और डी दे रखा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अगर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी सॉल्यूशन नहीं देता तो ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या होता है ये पूछ रहा है, इन चार में से क्या डेफिनेशन है एसेट एलोकेशन की। तो एसेट एलोकेशन का मतलब क्या होता है, एसेट होता है, एसेट म्यूचुअल फंड में क्या क्या होता है, रियल एस्टेट होता है, इक्विटी शेयर्स होते हैं, डेब्ट होते हैं, अदर म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड भी खरीद सकता है, तो वो सारा क्या है, एसेट है। तो उस एसेट एलोकेशन को क्या कहते हैं। तो एसेट एलोकेशन की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। जैसे ए कह रहा है डिसाइडिंग विच एसेट कैटेगरी वुड आउट परफॉर्म द अदर्स। इसके मतलब से ये कह रहा है हम डिसाइड करते हैं कौन सी एसेट कैटेगरी अच्छा परफॉर्म करेगी दूसरों से। ऑप्शन बी कह रहा है डिसाइडिंग हाउ मेनी म्यूचुअल फंड स्कीम टू इन्वेस्ट इन, कि हमको कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ये एसेट एलोकेशन है। तीसरा बोल रहा है डिसाइडिंग हाउ टू इन्वेस्ट मनी अक्रॉस वेरियस एसेट कैटेगरी इन लाइन विथ वंस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, करंट सिचुएशन एंड रिस्क प्रोफाइल। ये कह रहा है हम डिसाइड करते हैं एसेट एलोकेशन से कि कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है अलग अलग एसेट कैटेगरी में इन लाइन विथ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो हमारा एक फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है, वो पूरा करने के लिए उसमें हम करंट सिचुएशन भी देखते हैं जिससे हम इन्वेस्ट करवा रहे हैं, और उसका रिस्क प्रोफाइल भी देखते हैं कि वो कितना रिस्क ले सकता है। इसको एसेट एलोकेशन कहते हैं। सी बोल रहा है। अब डी देख लेते हैं। डी कह रहा है डिसाइडिंग विच म्यूचुअल फंड स्कीम वुड डिलीवर द हाईएस्ट रिटर्न इन द फेल्योर। बोला इसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम जो है हाईएस्ट रिटर्न देगा अगर फेल हो गए कुछ ऐसे उसमें। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी। एसेट एलोकेशन डिसाइड करवाता है कि हमको पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है अलग अलग एसेट कैटेगरी में, क्यों इन्वेस्ट करना है, ताकि हम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें, और उसकी हम करंट सिचुएशन भी देखते हैं और रिस्क प्रोफाइल भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है द प्रॉफिट और लॉसेस इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम बिलोंग्स टू द। जो प्रॉफिट या लॉस होता है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, वो किसका लॉस या प्रॉफिट माना जाता है। ऑप्शन ए है ट्रस्टी का, ऑप्शन बी है इन्वेस्टर का, और ऑप्शन सी है फंड मैनेजमेंट कंपनी का, मतलब उस म्यूचुअल फंड कंपनी का लॉस या प्रॉफिट माना जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है दोस्तों इन्वेस्टर का। म्यूचुअल फंड में जो भी लॉस प्रॉफिट होगा ना वो इन्वेस्टर का होगा, और इन्वेस्टर के इसमें दो नाम और हैं। आप उसको इन्वेस्टर कह लीजिए, उसको यूनिट होल्डर बोल दीजिए, या उसको डिपॉजिटर बोल दीजिए, तीनों का मतलब सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी इन्वेस्टर की जगह वो यूनिट होल्डर डाल देगा, तो वो तीनों एक ही है। अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बाय एएमसी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ये एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है, ये एएमसी के द्वारा मतलब डिस्ट्रीब्यूटर पे लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन पे लगाया जाता है। सेबी है, सेबी ने इसको मतलब कंपलसरी किया हुआ है। सेबी हैज मैंडेटेड एएमसी टू पुट इन प्लेस ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस टू रेगुलेट डिस्ट्रीब्यूटर्स हु क्वालिफाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब इसमें से कोई भी वो क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर जाता के ऊपर ये ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस जो है लागू होता है।
इसमें 4 कंडीशंस में ये लागू होता है, ABCD। कंडीशन नंबर 1 है मल्टीपल पॉइंट प्रेजेंस। कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो 20 लोकेशन पे काम कर रहा है, दिल्ली भी कर रहा है, हरिद्वार भी कर रहा है, मुंबई भी कर रहा है, राजस्थान भी कर रहा है, तो उसके ऊपर ये ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस लागू होगा। बी है AUM रेज्ड ओवर ₹100 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री इन द नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी बट इंक्लूडिंग हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। अब कुछ लोगों के क्लाइंट अच्छे हैं, उनके पास अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, तो उनका पोर्टफोलियो क्या हो गया, 100 करोड़ क्रॉस कर गया, लेकिन उसमें इंस्टीट्यूट नहीं है, वही कंपनी के आपने म्यूचुअल फंड नहीं किए, इंडिविजुअल के किए, तो उस कंडीशन में भी आपके ऊपर ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस लागू होगा। ऑप्शन सी है कमीशन रिसीव ऑफ ओवर ₹1 करोड़ पर एनम अक्रॉस इंडस्ट्री। आपने कमीशन रिसीव कर लिया 1 साल के अंदर 1 करोड़ से ऊपर, तो भी आपके ऊपर ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस लागू होगा। कंडीशन 4 जो क्राइटेरिया 4th है, डी है, अगर वो आप कर देते हो तो भी आपके ऊपर ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस लगेगा। डी है कमीशन रिसीव ऑफ ओवर ₹50 लाख फ्रॉम अ सिंगल म्यूचुअल फंड। एक सिंगल म्यूचुअल फंड से अगर आप 50 लाख का कमीशन ले लेते हो तो भी आपके ऊपर ये कंडीशन लागू होगी। तो इसको आप अच्छे से समझ लें, याद कर लेना, ये 4 कंडीशन अगर होंगी तो ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस लगता है। तो आई होप आप लोगों को ड्यू डिलीजेंस के बारे में काफी चीजें पता लग गई होंगी। ये 4 मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है सेम जो अभी हमने ड्यू डिलीजेंस के बारे में पढ़ा, उसी में से ये क्वेश्चन है। ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस इज मैंडेटेड फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब देखो ये जो ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस है ये मैंडेटेड है ना, कंपलसरी है जो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए। तो ऑप्शन दिए हैं किसके लिए, मतलब किसके ऊपर ये ड्यू डिलीजेंस लगेगा। ऑप्शन ए है हु ब्रिंग इन फंड्स ऑफ ₹1 करोड़ फॉर अ सिंगल म्यूचुअल फंड, जो एक ही म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड लेकर आएगा। सेकंड है मतलब बी है हु सर्विसेज लेस देन 10 इन्वेस्टर, जो 10 इन्वेस्टर से कम को सर्विस दे रहा है, उसके ऊपर ड्यू डिलीजेंस लगेगा। या ऑप्शन सी हु रिसीव मोर देन ₹50 लाख एज कमीशन फ्रॉम अ सिंगल म्यूचुअल फंड, जो एक ही सिंगल म्यूचुअल फंड से 50 लाख का कमीशन अर्न कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर होगा दोस्तों हु रिसीव्स मोर देन ₹50 लाख एज कमीशन फ्रॉम अ सिंगल म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये हमने ड्यू डिलीजेंस जो अभी पढ़ा था उसमें भी कवर किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट अ कैश फ्लो इन वंस बैंक अकाउंट। हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और हमारे बैंक में कुछ कैश फ्लो हो रहा है, हमारे उसमें किसी भी रूप में किसी भी वे में हमारे अकाउंट में म्यूचुअल फंड से कुछ पैसा आ रहा है, कैश फ्लो हो रहा है, तो वो किस कंडीशन में होगा। ऑप्शन ए है बोनस अगर हमको देंगे, ऑप्शन बी कोई ग्रोथ होगी तो देंगे, ऑप्शन सी है ICDW पे आउट होगा, या ऑप्शन डी है ICDW री इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपके हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन, और वो है ICDW पे आउट। अभी क्या होता है ना, हमारे कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और इक्विटी क्या करती है उसके बदले में उनको डिविडेंड देती है, प्रॉफिट का जो एक हिस्सा होता है एज ए डिविडेंड के रूप में सबको, सारे इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इन्वेस्टर में उसके म्यूचुअल फंड भी होते हैं, तो एक्चुअल में म्यूचुअल फंड को मिलता है, लेकिन उसका जो रियल हकदार है वो कौन है, म्यूचुअल फंड में जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको वो पैसा जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ICDW पे आउट में क्या होता है, उसका जो डिविडेंड होता है डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो इसमें पे आउट होगा तो कैश फ्लो बैंक अकाउंट में होगा। क्वेश्चन नंबर, अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। दोस्तों इसमें हमको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो रखना है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो होता क्या है और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कौन से म्यूचुअल फंड में वर्क करता है। तो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो एक पोर्टफोलियो होता है नंबर 1 जो कि सिर्फ और सिर्फ डेब्ट म्यूचुअल फंड में ही वर्क करता है। आप इक्विटी के म्यूचुअल फंड में सोचोगे कि ये वर्क करेगा, नहीं, उसमें ये वर्क नहीं करता है, उसमें ये पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं किया जाता। ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है केवल डेब्ट म्यूचुअल फंड में। तो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो होता क्या है, ये 3 ऑप्शन उसके दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इट इज पोर्टफोलियो लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग पुअर क्रेडिट क्वालिटी पेपर्स। हमने कुछ बॉन्ड पेपर्स या उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था क्योंकि ये डेब्ट म्यूचुअल फंड है, तो उन पेपर्स में अगर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उनमें से कुछ की क्रेडिट जो है वो पुअर हो गई है, सही क्रेडिट नहीं है, क्योंकि क्रेडिट तो अप एंड डाउन होती रहती है, वो क्रेडिट अब अच्छी नहीं रही, तो ये वो होता है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। दूसरा कह रहा है इट इज पोर्टफोलियो सेपरेटली केप्ट फॉर अ रेनी डे और कंटिजेंसी फंड। कुछ रेनी डे मतलब होता है बुरे दिन के लिए ये पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। और ऑप्शन सी है इट इज पोर्टफोलियो क्रिएटेड आउट ऑफ डेब्ट और अच्छा ये DEBT जो है ना ये डेब्ट है, DEBT होना चाहिए, डेब्ट और मनी मार्केट सिक्योरिटी अफेक्टेड बाय क्रेडिट इवेंट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, और इसका आंसर है दोस्तों इट इज पोर्टफोलियो क्रिएटेड आउट ऑफ डेब्ट और मनी मार्केट सिक्योरिटी अफेक्टेड बाय क्रेडिट इवेंट। कोई भी क्रेडिट इवेंट होता है, ठीक है, उसमें उसको डाउटफुल में चला गया, ये कुछ भी चला गया, ठीक है, तो ये उसके लिए तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ एन एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब ARN नंबर इज मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ यूनिट to a mutual fund scheme and the choice of regular plan is indicated then the application would be treated as। अब देखो इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कह रहा है एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब ARN नंबर मेंशन है, दूसरा ये रेगुलर प्लान है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन क्या इंडिकेट करती है, इसके साथ हमको इस एप्लीकेशन के साथ क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए दे रहा है कि ये डायरेक्ट प्लान एप्लीकेशन है, ऑप्शन बी कह रहा है ये इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है और हमको रिजेक्ट कर देना चाहिए, ऑप्शन सी कह रहा है ये इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है और दोबारा कंप्लीट करने के लिए दे देनी चाहिए, और ऑप्शन डी कह रहा है ये रेगुलर प्लान एप्लीकेशन है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, और दोस्तों सही आंसर है डी, ये रेगुलर प्लान एप्लीकेशन है। रेगुलर प्लान है और ARN नंबर डला हुआ है, तो इसका मतलब इसको कोई डिस्ट्रीब्यूटर सेल करवा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स कर रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है अ कस्टोडियन ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। दोस्तों इसमें जो कस्टोडियन होता है उसका फंक्शन, उसका कार्य पूछा गया कि वो क्या काम करता है म्यूचुअल फंड में। तो ऑप्शन ए है इशू अकाउंट स्टेटमेंट्स टू द यूनिट होल्डर्स, जो अकाउंट स्टेटमेंट्स है वो प्रोवाइड करता है यूनिट होल्डर्स को। बी कीप सेफ कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटी हेल्ड बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम, जो सिक्योरिटीज पेपर ये सब चीजें होती है उसको सेफ कस्टडी प्रोवाइड करता है कस्टोडियन। सी एग्जीक्यूट द बाय एंड सेल ऑर्डर इन द सिक्योरिटी मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कुछ भी बाय और सेल करता है अपने पोर्टफोलियो में, तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम कस्टोडियन का है। और डी इशू फंड पोर्टफोलियो स्टेटमेंट टू द स्कीम इन्वेस्टर, ठीक है, फंड पोर्टफोलियो का स्टेटमेंट को इशू करने का काम ये करता है, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें से क्या होना चाहिए दोस्तों, सही ऑप्शन है कीप सेफ कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटी हेल्ड बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम। जो भी सिक्योरिटीज होते हैं, बॉन्ड पेपर्स और हमारे सिक्योरिटी शेयर्स होते हैं, जो भी खरीदते हैं, उन सबको सेफ कस्टडी प्रोवाइड करने का काम होता है कस्टोडियन का। कस्टडी कस्टोडियन, देखो है ना, कस्टडी से कस्टोडियन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइनेंशियल गोल नीड टू बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ। जो फाइनेंशियल गोल होते हैं हमारे, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 में है, स्टार्टिंग ही यहां से हुई है। फाइनेंशियल गोल क्या होते हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल गोल वो होते हैं जिसमें पैसे का रोल होता है,
मान लो आपका गोल है, मेरे को 5 साल में एक कार खरीदनी है, 5 साल में मेरे को एक घर बनाना है, ठीक है, ये आपका क्या है, 5 साल समय है और घर बनाना है, तो उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको हम कहेंगे फाइनेंशियल गोल, ठीक है। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे ऑप्शन ए दे रखा है टाइम होराइजन एंड मनी रिक्वायर्ड, टाइम और मनी दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन बी है कॉस्ट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, और इकोनॉमिक पॉलिसी और उसकी कॉस्ट। ऑप्शन सी है टाइम होराइजन एंड एक्सटर्नल लेटर्स, ठीक है। और ऑप्शन डी है एस्पिरेंट्स एंड डिजायर, और इसका सही आंसर है दोस्तों ए टाइम होराइजन एंड मनी रिक्वायर्ड। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, एक टाइम हमको देना होता है और मनी उसमें कितना लग रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं फाइनेंशियल गोल। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है फंड मैनेजमेंट कॉस्ट आर जनरली हायर फॉर। देखो दोस्तों, कोई भी फंड होता है, वो कई प्रकार के फंड होते हैं, उसके मैनेजमेंट की जो कॉस्ट होती है सेम नहीं होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है। तो वो ये सिंपल इसमें पूछ रहा है इन 4 में से सबसे ज्यादा फंड मैनेजमेंट की कॉस्ट किस में होती है। पहला पैसिव इक्विटी, दूसरा इक्विटी इंडेक्स, सी एक्टिव इक्विटी और डी डेब्ट। तो किस में होनी चाहिए आपके हिसाब से, और आंसर है एक्टिव इक्विटी। देखो पैसिव इक्विटी कह रहा है, पैसिव मतलब वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया, सोच समझ के कंपनी क्या कर रही है और उसको लंबे टाइम के लिए छोड़ दिया, वो हो गई पैसिव इक्विटी। इक्विटी इंडेक्स, इक्विटी के कई सारे इंडेक्स होते हैं, मान लो ऑटोमोबाइल का अलग इंडेक्स है, आईटी का अलग इंडेक्स है, ठीक है। तो इन किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देना उसको कहते हैं इक्विटी इंडेक्स। अब आते हैं सी एक्टिव इक्विटी, मतलब इक्विटी तो है लेकिन पैसिव नहीं है, एक्टिव है, हम चेंज करते जा रहे हैं, कभी ये वाला स्टॉक खरीद रहे हैं उसको बेच दे रहे हैं, जिसमें हमको पॉसिबिलिटी दिख रही है हम वहां एंटर कर जा रहे हैं। तो इसमें क्या लग रहा है दोस्तों, इसमें बहुत सारा हमको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करने होंगे, फिर हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो उसमें ब्रोकरेज लगेगी, तो इसीलिए सबसे ज्यादा कॉस्टली, जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट लगती है वो होता है एक्टिव इक्विटी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रिंसिपल ऑफ फेयर वैल्यूएशन इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स मींस दैट द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी। फेयर वैल्यूएशन क्या है, किसी भी आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो तो उसकी फेयर वैल्यूएशन क्या कहलाएगी। तो 4 कंडीशन दी हुई है, ए बी सी डी। कंडीशन ए है डन कंजर्वेटली, मतलब ये कंजर्वेटली होगा, इसमें ना बढ़ेगा ना घटेगा, मेंटेन रहेगा। बी है डन एग्रेसिवली, एकदम तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक है। सी है रिफ्लेक्टिव ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, रिफ्लेक्ट होगी रियलाइजेबल, जिसको रियलाइज कर सकें, जो एक्चुअल होगी वो सिक्योरिटीज दिख रही होगी। और डी कह रहा ऑलवेज राइजिंग, हमेशा बढ़ते हुए होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और दोस्तों इसका आंसर है सी रिफ्लेक्टिव ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट हो रही होगी और रियलाइजेबल होगी सिक्योरिटीज की वैल्यू। अब आज का आखिरी क्वेश्चन को हम समझते हैं, और आखिरी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो जानते हैं। द गाइडलाइंस इशू बाय एमफी फॉर इंटरमीडियरीज आर नोन एज। देखो दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो किस गाइडलाइंस, कुछ उसके रूल्स होते हैं, ठीक है। तो उन रूल्स को हमको, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। किसको फॉलो करना होता है, इंटरमीडियरीज जो होते हैं। अब इंटरमीडियरीज इसमें कौन है म्यूचुअल फंड में, उसमें आपके बैंक्स हैं, उसमें आपके जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हैं, उसमें जो आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो सब है, ठीक है। तो ये सारे इंटरमीडियरीज है। तो इनके लिए एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जो इसका एसोसिएशन है उसने कुछ इंटरमीडियरीज बना रखी हैं। तो उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज ACE, ऑप्शन बी है नो योर डिस्ट्रीब्यूटर गाइडलाइंस, और ऑप्शन सी है एमफी कोड ऑफ एथिक्स ACE। तो इसमें से सही आंसर क्या होना चाहिए, और सही आंसर है दोस्तों एमफी कोड ऑफ एथिक्स।